हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्री क्लासेस में, जहां हम और आप मिलकर रेलवे की एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने फर्स्ट टॉपिक फिजिक्स उठाया जनरल साइंस का, जिसमें हमने कंप्लीट मोशन कंप्लीट कर लिया है। देन फोर्स हम पढ़ रहे हैं। तो फोर्स में हमने कुछ चीज़ें कल देखी थी, तो आइए देखते हैं क्या क्या देखी थी। हमने फोर्स देखा था। फोर्स क्या होता है? पुल एंड पुश ऑन एनी बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। अफेक्ट ऑफ फोर्स, क्या क्या अफेक्ट होते हैं, क्या होता है। कोई वेलोसिटी अगर कोई रेस्ट पे है तो वेलोसिटी गेन कर लेगा। कोई वेलोसिटी अगर चल रहा है मोशन में है तो रेस्ट पे आ सकता है। किसी की वेलोसिटी अगर 4 मीटर पर सेकंड है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है फोर्स लगाने पे। कोई ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से चल रहा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, या फिर उसका शेप चेंज हो सकता है। फिर हमने देखा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ में बताया गया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो रेस्ट पे रहेगा अंटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर वर्क नहीं कर रहा, तब तक वो मोशन में नहीं आएगा। या फिर अगर वो मोशन में है तब तक वो मोशन करता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर वर्क नहीं करेगा रेस्ट पे लाने के लिए। फिर देखा था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, हम देखे थे कि ऑब्जेक्ट हमारा कुछ देर बाद रुक जाता है अपने आप ही। तो बिना एक्सटर्नल फोर्स के कैसे रुक जाता है? तो एक एक्सटर्नल फोर्स वर्क करता है, उसे कहते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है तो उसके और उसके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। जैसे यहाँ पे देखिए रुक जाएगा तो इसके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो एक फिर इनर्शिया देखा था। इनर्शिया क्या होता है? टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, तो ये होता है इनर्शिया। फिर हमने मोमेंटम देखा था। मोमेंटम क्या बोलते हैं? मास इनटू वेलोसिटी। क्या ऑब्जेक्ट की मास है और किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, उसके दोनों को प्रोडक्ट को मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम सिग्निफिकेंस ये है कि कितना हार्ड है किसी ऑब्जेक्ट को उसको वेलोसिटी गेन करवाना या वेलोसिटी कम करवाना, मतलब उसके स्टेट को चेंज करना, मोशन के स्टेट को चेंज करना। फिर हमने इम्पल्स देखा था। चेंज इन मोमेंटम होता है इम्पल्स। फिर हमने देखा था न्यूटन सेकेंड लॉ, जिसमें हमने देखा था, हमें पता है कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, बट एक्चुअली न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है? चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो होता है फोर्स के इक्वल होता है। तो उसको हमने देखा था, सॉल्व किया था, तो यहाँ से निकला था हमारा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब देखते हैं कि फोर्स की यूनिट क्या होती है। यूनिट ऑफ फोर्स हम लोगों को सबको पता है, न्यूटन। न्यूटन एक इसकी यूनिट होती है। अब देखिए मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। एफ स्केल टू एम ए होता है, तो मास की यूनिट किलोग्राम। इसकी यूनिट एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग की फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे बोलते हैं हम न्यूटन। ये होगा हमारा एसआई यूनिट। अब सीजीएस यूनिट देखते हैं। ये हमारा एसआई यूनिट हो गया। एक एसआई यूनिट इसलिए होता है क्योंकि एक स्टैंडर्ड हमने डिसाइड किया है जो वर्ल्ड वाइड यूज होता है, तो ये एसआई यूनिट हो गया। अब सीजीएस यूनिट देखते हैं। सीजीएस यूनिट क्या होता है? देखिए मास का सीजीएस यूनिट में मास का हो जाता है ग्राम, एक्सेलरेशन का सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से अब मैं इसको लिखता हूँ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं डाइन। देखिए डाइन और न्यूटन में क्या रिलेशन है? ग्राम को अगर मैं लिखता हूँ किलोग्राम में तो क्या होता है? 10⁻³ किलोग्राम। सेंटीमीटर को अगर लिखूँगा मीटर में इंटू 10⁻² मीटर, और सेकेंड स्क्वायर तो सेकेंड स्क्वायर है। तो अब देख सकते हैं 10⁻⁵ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये देख सकते हैं ये टर्म क्या है? ये टर्म हम लोग का न्यूटन है। तो 10⁻⁵ न्यूटन इक्वल टू डाइन। तो 1 डाइन क्या हो जाएगा? सॉरी 1 न्यूटन क्या हो जाएगा? 10⁵ डाइन। देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब हम जितना फोर्स लगाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो ऑब्जेक्ट भी हम पे उतना ही फोर्स लगाएगा। लेट सपोज
एक वॉल है, एक पर्सन उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन जितना फोर्स लगाएगा वॉल भी सेम उतना फोर्स लगाएगा, तो दैट्स वाई वॉल जो है स्टेबल है। अगर ये फोर्स नहीं लगाता तो ये मोशन कर जाता, बट हम देखते हैं वॉल हमारा मोशन नहीं करता है, तो जितना फोर्स हम वॉल पे लगाएंगे वॉल भी हम पे उतना ही फोर्स लगाएगा। यहाँ से देख सकते हैं ये पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर हम मानते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन इस डायरेक्शन को, तो एफ इस साइड लग रहा है और एक एफ नेगेटिव डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स जीरो हो जाता है। और देखिए एक अनदर एग्जांपल, जब आप एक गन से, इसे मानिए एक गन है, ठीक है, एक बुलेट फायर करते हैं, तो आपने देखा होगा रिकॉइलिंग क्या होता है कि एक गन से बुलेट फायर हुआ तो बुलेट कुछ वेलोसिटी और एक गन पीछे की तरफ वेलोसिटी करता है। जितना फोर्स बुलेट पे लगा आगे ट्रैवल करने के लिए, उतना ही फोर्स हमारा गन पे लगता है पीछे ट्रैवल करने के लिए, ट्रैवल करता है। तो इसे कहते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। इसमें क्या होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। गन बुलेट पे फोर्स लगा रहा है तो बुलेट भी गन पे फोर्स लगा रहा है। दैट्स वाई कभी शूटिंग करते हुए देखे होंगे वीडियोस वगैरह में, तो गन हम पीछे होता है फायर करते ही। एक एग्जांपल, एक बोट है, थर्ड एग्जांपल, जैसे बोट है, एक पर्सन है उस पर, ठीक है, वो किसी पार्ट पे जंप करता है, तो उसने बोट पे फोर्स लगाया, तब दैट्स वाई उसने जंप किया आगे की तरफ। तो क्या होगा, बोट भी सेम फोर्स उस पर लगाएगा और वो पीछे की तरफ जाएगा। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपको समझ आ गया, सेकंड आगे ठाड़ेगा। फर्स्ट लॉ कहता है जो ऑब्जेक्ट है हमेशा अपनी स्टेट ऑफ मोशन को कंजर्व रखेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करेगा उस पर। सेकेंड लॉ बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स। एंड थर्ड लॉ बोलता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, मतलब इक्वल और अपोजिट, यानी एफ अगर लग रहा है तो सेम फोर्स एफ लगेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स इस साइड लग रहा है एक फोर्स, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। वही एक इस साइड फोर्स लग रहा है तो एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो अब आइए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फोर्स का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg स्लाइडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एक ऑब्जेक्ट है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्लाइड कर रहा है, जैसे मान लिया हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट है जो इस पे स्लाइड कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, विद अ 4 मीटर पर सेकेंड, और बताया गया है कि ये इसका मास है 2 kg। कहा गया कि ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, मतलब इसके और इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो कितना फोर्स रिक्वायरमेंट होगा ताकि इस ऑब्जेक्ट को हम कंटिन्यूस इसी स्पीड से मोशन करवाते रहें। तो आपको जैसे पता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ने क्या बोला था कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी और उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा है, तब तक वो सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जो हम लोग का फ्रिक्शन होता है वहाँ पे बता रखा है फ्रिक्शन लेस है, यानी फ्रिक्शन है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी हो जाएगा वो 4 मीटर से चलता रहेगा जब तक हम इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सिंपली 0 न्यूटन। मैं अच्छे से लिख देता हूँ, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि ऑन लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 0 न्यूटन, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अ वाटर टैंक filled with 2/3 of its height is moving with a uniform speed. On sudden application of the brake, the water in the tank would, अब देखिए कहा गया है कि एक वाटर टैंक है जो फिल है 2/3, यानी 1/3 खाली है और नीचे से 2/3 फिल है, और वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। अचानक से ब्रेक लगा दिया गया तो वाटर का क्या होगा। आपको जिससे पता ही इनर्शिया हमने पढ़ाया था, जिसमें क्या होता है जो अपना स्टेट ऑफ मोशन वो कंजर्व रखना चाहता है। तो इसमें क्या होगा, वाटर जो होगा मूव फॉरवर्ड। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा मूव फॉरवर्ड।
अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अ स्पीड ऑफ कार weighing 1500 किलोग्राम increases from 300 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्मली। व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम पूछा हुआ है तो निकालते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्या क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 1500 किलोग्राम, v1 दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, v2 दिया हुआ है फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग को बोला गया है कि अब मोमेंटम बताइए, चेंज इन मोमेंटम कितना है। तो फ्रेंड देखिए मोमेंटम क्या होता है, अगर मैं p1 निकालता हूँ मोमेंटम तो m1v1 तो हो गया यहाँ पे 1500 इंटू 36। p2 निकालता हूँ m2v2 तो आ गया 1500 इंटू 72। अब चेंज कितना हुआ, p2 माइनस p1 1500 इंटू 72 माइनस 1500 इंटू 36। तो 1500 कॉमन ले लीजिए, 72 माइनस 36। अब यहाँ से इसका आंसर हो गया 36 इंटू 1500 हम लोग का P2 माइनस P1 कितना आया था, P2 माइनस P1 36 इंटू 1500। तो यहाँ से कितना आ गया 54000 किलोग्राम किलोमीटर पर आवर। अब देखिए हम लोग का आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। आपको मैंने बताया था कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। देखिए किलोमीटर बड़ी यूनिट है, छोटी यूनिट में जाने के लिए बड़ी चीज़ से डिवाइड करना होगा, तो ठीक है 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का आ जाता है 15,000। किलोग्राम तो होगा ही क्योंकि किलोग्राम हमने चेंज नहीं किया है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो देख सकते हैं हम लोग का आंसर आ गया, आंसर हो गया थर्ड का 15,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन विच फॉल्स बिहाइंड हिम। मतलब एक पैसेंजर है एक ट्रेन में जो टॉस करता है कॉइन को, और कॉइन जो है उसके पीछे आके गिरता है। ऑब्जर्विंग दैट स्टेटमेंट व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ ट्रेन। अब इससे हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मोशन ऑफ ट्रेन क्या होगा। तो देखिए अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट है ट्रेन के अंदर, वो अगर सेम वेलोसिटी से अगर चल रहा है ट्रेन इक्वल वेलोसिटी से, तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और मेरा वेलोसिटी बिल्कुल इक्वल रहेगा। बट जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को ऊपर टॉस किया, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी होगा एट द टाइम ऑफ टॉस, वो तो ऑब्जेक्ट का रहेगा, मतलब कॉइन का एग्जैक्ट वेलोसिटी वो रहेगा। बट अगर मेरा वेलोसिटी इंक्रीज होता है तभी कॉइन मेरे पीछे आके गिरेगा। अगर मैं कॉइन से ज़्यादा तेज़ चल रहा हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी देखा जाए, तभी कॉइन जाके पीछे गिरेगा। तो इसका मतलब जो ट्रेन है एक्सेलरेट कर रहा है, दैट्स वाई हम भी एक्सेलरेट कर रहे हैं, हमारी वेलोसिटी पहले से ज़्यादा बढ़ गई, और कॉइन जो है उसकी वेलोसिटी पहले के अकॉर्डिंग थी जब एट ए टाइम टॉस हुआ, तो इस वजह से कॉइन पीछे आके गिरा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, द ट्रेन इज एक्सेलरेटेड। फोर्थ का आंसर हो गया एक्सेलरेटेड। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन इज वियरिंग अ बुलेट प्रूफ वेस्ट स्टैंड ऑन अ रोलर स्केट्स। एक मैन है जिसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना है और वो रोलर स्केट्स पे खड़ा है। द टोटल मास इज 80 kg, मतलब मैन और बुलेट सब कुछ मिला के वेस्ट का मास 80 kg है। अ बुलेट ऑफ मास 20 kg 20 ग्राम
is fired at 400 meter per second. It is stopped by the vest and fall to the ground. Then velocity of a man. यानी देखिए क्या है, मैन खड़ा है एक स्केट्स पे, एक बुलेट से फायर किया गया मैन की तरफ, तो वेस्ट पे लगा और नीचे गिर गया। तो अब क्या होगा, वो किसी स्पीड से आ रहा होगा, बुलेट 400 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, उसने स्ट्राइक किया मैन को, तो जितनी भी उसके अंदर पावर थी, मोमेंटम थी जितनी भी, उसने ट्रांसफ़र कर दी मैन को, और वो खुद ज़ीरो होके नीचे गिर गया। तो अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए वेट कितना दिया गया, मैन का वेट 80 kg, जो मास है मतलब बुलेट का मास 20 ग्राम, बुलेट की स्पीड 400 मीटर पर सेकेंड। देखिए जो मोमेंटम बुलेट की होगी वही मोमेंटम ट्रांसफर मैन पे हो रही है, क्योंकि मोमेंटम इक्वल रहेगा दोनों का। तो मोमेंटम मैन का कितना हो जाएगा, मैन का हो जाएगा मोमेंटम पी एम इक्वल टू पी बुलेट हो जाएगा। मैन का मोमेंटम हो जाएगा आपका एम मैन का, मास मैन का, इनटू वेलोसिटी मैन की इक्वल टू मास बुलेट का इनटू वेलोसिटी बुलेट की। मैन का मास कितना हो गया 80 इनटू, हम लेट सपोज अभी v मानते हैं कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, और मोमेंटम बुलेट का कितना हो गया 20 ग्राम है ये, इंटू 400, ये 80 किलोग्राम था, तो इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करके ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हम लोग का v जो आ जाएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको ये सेशन कैसा लगा, और प्लीज़ अपना कोई भी डाउट हो आप हमको कमेंट करिए, हम पूरे अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आपको। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और ऐसे ही हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहेंगे ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्ट कर सकें।